एक आर्मी ट्रेनिंग मिशन के दौरान कुछ सैनिक जंगल के बीच क्रैश हुआ एयरक्राफ्ट ढूंढने आए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस प्लेन पर बॉम्ब लगाए तो अचानक वो एयरक्राफ्ट बदलने लगा और उसने पल भर में एक विशाल एलियन मशीन बनकर उन्हें स्कैन करना शुरू कर दिया। और स्कैन खत्म होते ही उसने उन सैनिकों को एक एक करके बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। पर आखिर वो एलियन मशीन आई कहां से और वो इन सैनिकों पर हमला क्यों कर रही है? लेकिन ये जानने से पहले ये पता होना जरूरी है कि ये सब शुरू कहां से हुआ। दरअसल अफगानिस्तान के पहाड़ी रास्तों पर सैनिकों का एक काफिला सड़क पर फंसे अपने साथियों की मदद के लिए जा रहा था। वहां पहुंचकर एक सैनिक गाड़ी से बाहर निकलकर गुस्से से बोला, आखिर वो कौन सा बेवकूफ है जिसकी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा? तो सामने से दूसरे सिपाही ने कहा कि ये कौन गधा है जिसने मुझे बेवकूफ कहा। और इसी छोटी सी बहस के बाद उन दोनों सैनिकों में हाथापाई होने लगी। लेकिन अगले ही पल वो दोनों हंसने लगे क्योंकि वो दोनों बस मजाक कर रहे थे। असल में वो दोनों सगे भाई हैं और बड़ा भाई यहाँ अपने छोटे भाई की खराब गाड़ी को ठीक करने आया था, जिसके दौरान छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा कि हमने फौज में भर्ती होने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी ताकि हम खतरनाक से खतरनाक मिशंस को अंजाम दे सके, पर अब देखो हम क्या कर रहे हैं। इसके साथ ही उसने कहा कि जब हम 18 साल के थे तो हमने वादा किया था कि हम रेंजर असेसमेंट सिलेक्शन प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे, जिसे रेस्प भी कहा जाता है, और ये आर्मी की सबसे कठिन पोजीशंस में से एक मानी जाती है। पर बड़े भाई को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि ये ट्रेनिंग बेहद मुश्किल थी। इसलिए उसने अपने छोटे भाई से कहा कि तुम चाहो तो रेस्प ज्वाइन कर लो, पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला। पर जब अपने इस फैसले से बड़े भाई ने छोटे भाई को उदास देखा तो वो उसके साथ रेस्प में अप्लाई करने के लिए राजी हो गया। खैर, अब अपने छोटे भाई की गाड़ी ठीक करने के बाद बड़ा भाई वहाँ से जा ही रहा था कि तभी अचानक तालिबान ने वहाँ पर मिसाइल्स दागना शुरू कर दिया, जिससे पल भर में सभी सैनिक मारे गए। पर कुछ देर बाद जब सब शांत हो गया तो उस बड़े भाई की आंख खुली, जो कि अब भी जिंदा था। उसने अपने घुटने के पास धंसा हुआ मिसाइल का एक टुकड़ा निकाला और लंगड़ाता हुआ अपने छोटे भाई के पास चला गया, जिसकी सांसें अभी भी चल रही थी। लेकिन अगले ही पल उस सैनिक का सपना टूट गया क्योंकि इस घटना को हुए 2 साल बीत चुके हैं, पर बार बार ये सपना आज भी उसे सताता रहता है। इस वक्त ये सैनिक एक बस में था जो सीधा रेंजर असेसमेंट सिलेक्शन प्रोग्राम के बेस की ओर जा रही थी। दरअसल अपने सपने में दिखने वाले हादसे के अंदर इस सैनिक का छोटा भाई मारा गया था, इसलिए अब ये एक रेंजर बनकर अपने छोटे भाई का सपना पूरा करना चाहता है। खैर, अब बेस पहुंचते ही सभी जवानों को लाइन में खड़ा कर दिया जाता है, जहां उन्हें काम के साथ साथ उनके नंबर्स भी दिए गए थे। दरअसल यहाँ किसी को उसके नाम से बुलाना मना है, इसलिए सब एक दूसरे को उसके नंबर से ही बुलाते हैं, और यहाँ हर लाइन के लिए एक लीडर भी चुना जाना था। लेकिन जब इस सोल्जर की बारी आई तो ऑफिसर्स ने देखा कि इसे पहले 4 बार मेडिकली रिजेक्ट किया जा चुका है और उम्र के हिसाब से ये उसका रेंजर बनने के लिए बस आखिरी साल बचा है, जिसके बाद उसे नंबर 81 दिया गया और लीडर बनने का मौका मिला। पर 81 ने लीडर बनने से साफ इनकार कर दिया। तो अब इस सब के बाद सार्जेंट टॉरेस सभी सोल्जर्स को इकट्ठा करके एक स्पीच देते हैं। वो बताते हैं कि तुम लोगों की ये 8 हफ्तों की ट्रेनिंग किसी बुरे सपने से कम नहीं होगी, और अगर तुम में से कोई फाइनल स्टेज तक पहुंचता है तो उसे 24 घंटे की एक कड़ी परीक्षा से गुजरना होगा, जिसे डेथ मार्च कहा जाता है, जो कि पूरी दुनिया का सबसे कठिन आर्मी सिलेक्शन प्रोग्राम है, और इसे पास करने के बाद ही आप एक रेंजर बन पाएंगे। तो इस बेहतरीन स्पीच के बाद सैनिकों की खतरनाक ट्रेनिंग का आगाज होता है और हर जवान अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। पहला राउंड खत्म होते ही कुछ लोग बाहर कर दिए जाते हैं और दूसरा राउंड पूरा होने पर भी कुछ लोग रिजेक्ट हो गए, और इसी तरह राउंड्स का सिलसिला चलता रहा। लेकिन नंबर 81 बाकी सबके मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर साबित हो रहा था। खैर, अब लंच के वक्त नंबर 15 की नजर 81 पर पड़ी, जो सबसे अलग बैठकर अकेला ही खाना खा रहा था। तब 15 ने पूछा कि आखिर नंबर 81 की कहानी क्या है, जिसके जवाब में नंबर 44 ने बताया कि नंबर 81 अफगानिस्तान में फंसे हुए दल को सपोर्ट कर रहा था, मगर फिर अचानक तालिबान का हमला हुआ और पूरा दल खाक हो गया। लेकिन उस हमले से 81 किसी तरह से जिंदा बच निकला और अपने छोटे भाई को अपने कंधों पर उठाकर 10 मील चलकर बेस तक ले गया था। भले ही उसकी इस कोशिश में उसका भाई नहीं बचा, पर उसे सिल्वर स्टार अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तब ये सब सुनकर नंबर 15 ने हैरानी से 81 से पूछा कि क्या ये सब सच है, पर 81 ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इसी बीच टीवी पर न्यूज चल रही थी कि नासा ने धरती के पास से गुजरने वाले एक बड़े एस्टेरॉइड को ट्रैक किया है, और कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि वो कोई पत्थर नहीं बल्कि कई इंस्टॉलर बॉडीज का एक पूरा झुंड है जो धरती की तरफ ही बढ़ रहा है। लेकिन फिलहाल इस खबर पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता। खैर, अब वक्त के साथ और भी सोल्जर्स बाहर होते गए, पर 81 अब भी पूरी तरह से डटा हुआ था। उसी रात नंबर 7
सात ने चुपके से इक्यासी को अपनी एंटी डिप्रेशन दवाई लेते हुए देखा और अगले दिन उससे थोड़ी बहुत बात करने की कोशिश भी की। तो अब इसी तरह उनकी ट्रेनिंग का आखिरी हफ्ता शुरू हो चुका था और उन्हें एक स्विमिंग पूल के अंदर भारी वजन लेकर चलने का टास्क दिया गया था, जिसमें एक एक करके सबने हार मान ली। पर इक्यासी अपने भाई की यादों के सहारे पानी के अंदर आगे बढ़ता रहा, लेकिन इक्यासी अपने भाई की यादों में इतना खो चुका था कि पानी के अंदर उसकी सांसें खत्म हो गई। तब जल्दी से उसे पानी से बाहर निकालकर सीपीआर दिया गया और खुशकिस्मती से उसकी जान बच गई। मगर सार्जेंट टॉरस को लग रहा था कि इक्यासी अपनी इन हरकतों की वजह से उन सब पर बोझ बन जाएगा, इसलिए इक्यासी को बात करने के लिए ऑफिस बुलाया गया। इक्यासी जब सार्जेंट के ऑफिस गया तो सार्जेंट मेजर और सार्जेंट टॉरस ने इक्यासी को तुरंत रिजाइन करने का ऑर्डर दे दिया। इक्यासी ने इसका विरोध करने की भी कोशिश की पर उन्होंने उसे चुप करा दिया। उनका मानना था कि वो शारीरिक रूप से तो बहुत मजबूत है पर मानसिक तौर पर ठीक नहीं है। वो ना सोता है, ना किसी से बात करता है और ना ही लीडरशिप की जिम्मेदारी लेता है। ऑफिसर्स ने इक्यासी से कहा कि हम चाहें तो तुम्हें इसी वक्त निकाल सकते हैं पर उससे तुम यहाँ कभी वापस नहीं आ पाओगे। मगर तुम एक होनहार कैंडिडेट हो, इसलिए हम बस इतना चाहते हैं कि तुम इन पेपर्स पर साइन करो और इस ट्रेनिंग को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। पर इक्यासी बड़ी ही शराफत से उनका ये ऑफर ठुकराकर वहाँ से बाहर चला गया। खैर, अब इसके बाद फाइनल राउंड यानी कि डेथ मार्च के लिए जब लिस्ट आई तो रिजेक्ट हुए लोगों में इक्यासी का नाम नहीं था। जिसके बाद आखिरी मिशन के लिए सार्जेंट टॉरस सबको मैप समझाते हैं। उन्होंने बताया कि हमारा एक एयरक्राफ्ट दुश्मनों के इलाके में मार गिराया गया है, इसलिए तुम सबको जांच और बचाव टास्क दिया गया है। इस मिशन के लिए 2 हेलीकॉप्टर्स तुम्हें दुश्मन के इलाके में उतार देंगे और वहां से तुम सब उस जगह पर पहुंचोगे जहां पर एयरक्राफ्ट गिरा था। वहां सबसे पहले तुम्हें उस प्लेन को बर्बाद करना होगा ताकि वो दुश्मन के हाथ न लगे, और ये काम करने के लिए तुम बारूद का इस्तेमाल करोगे। ये करने के बाद तुम विद्रोहियों के गाँव को ढूंढोगे जहाँ उस एयरक्राफ्ट के पायलट को बंदी बनाकर रखा गया है। तुम्हारी राइफल्स में ब्लैंक फायरिंग अडेप्टर्स लगे हुए होंगे तो तुम शूट नहीं कर सकते, लेकिन घात लगाए बैठे इंस्ट्रक्टर तुम पर कभी भी हमला कर सकते हैं। तुम्हारी स्क्वाड को एक रेडियो दिया जाएगा ताकि दिन रात हालातों की जानकारी मिल सके। अब वैसे तो अब तक टीम लीडर नंबर 7 था, पर इस मिशन के लिए लीडर नंबर 81 को बना दिया गया। इसके साथ ही सार्जेंट ने कहा कि तुम सबको शाम 7 बजे तक पायलट को वापस लाना है और अंतिम रेखा को पार करना है। इस मिशन में तुम में से कोई भी अगर घात लगाकर बैठे इंस्ट्रक्टर के हमले का शिकार होता है तो उसका ये मिशन यहीं पर खत्म हो जाएगा। पर अगर वक्त रहते किसी ने अंतिम रेखा को पार कर लिया तो फाइनली वो एक रेंजर बन जाएगा। खैर, अब इस सब के बाद वो सब हेलीकॉप्टर्स में बैठकर उड़ान भरते हैं और हेलीकॉप्टर उन्हें घने जंगल और खूबसूरत वादियों के ऊपर से ले जाते हुए स्टार्टिंग पॉइंट पर ड्रॉप कर देते हैं। तब सभी जवान एक जगह पर बैठकर मिशन की तैयारी करना शुरू करते हैं, क्योंकि उनके पास इस काम को पूरा करने के लिए सिर्फ 24 घंटे का ही वक्त था। वहां नंबर 81 टीम को मोटिवेट करने के लिए एक स्पीच देने की कोशिश करता है, पर उसके शब्द उसका साथ नहीं देते। मगर तभी नंबर 7 ने आगे बढ़कर उसकी मदद की और पूरी टीम का हौसला बढ़ाया। जिसके बाद क्रैश साइट की ओर बढ़ते हुए वो पहाड़ों और गहरी खाइयों से गुजरते हैं और देखते ही देखते रात हो जाती है और वो सब उस एयरक्राफ्ट के क्रैश होने का इंतजार करने लगते हैं जो कि अभी तक नहीं हुआ था। इसी दौरान नंबर 7 ने 81 से उसकी पर्सनल जिंदगी के बारे में कुछ पूछा, पर उसने साफ इनकार करते हुए कहा कि वो सिर्फ मिशन से जुड़ी बातचीत ही करेगा। लेकिन तभी अचानक एक तेज रफ्तार चीज आसमान से गुजरी, जिसे देखकर सबने यही सोचा कि ये सार्जेंट की ओर से बनाया गया कोई नाटक होगा। इसलिए उन्होंने फिर से अपना सफर शुरू कर दिया और सुबह की पहली किरण के साथ वो उस जगह पर पहुंच गए जहां एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था। हालांकि वो प्लेन दिखने में कुछ ज्यादा ही आधुनिक लग रहा था। तब टीम ने डेमो हॉस्टेज को बाहर निकालने के लिए प्लेन पर एक्सप्लोसिव लगाने का प्लान बनाया, मगर तभी एक सिपाही ने कहा कि उनका कंपास काम नहीं कर रहा और जल्दी ही 81 ने भी इस बात को नोटिस किया और नंबर 111 का कहना था कि कम्युनिकेशन सिग्नल भी पूरी तरह से जा चुके हैं। इन सब के बीच उन्हें एक अजीब सी आवाज भी सुनाई दे रही थी, पर उन्हें लगा कि ये सब ट्रेनिंग का ही हिस्सा है। अब बाकी जवान जब बॉम्ब सेट करने में जुटे हुए थे तभी 81 को दूर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया, इसलिए वो 44 को कवर देने का इशारा करके खुद जांच करने निकल गया। लेकिन जैसे ही 81 वहां पहुंचा तो उसके पूरी तरह से होश उड़ गए, क्योंकि जिस प्लेन को वो लोग ढूंढ रहे थे वो तो जंगल के अंदर पूरी तरह से तबाह हुआ पड़ा था। यानी कि वो लोग जिस प्लेन को अपना टारगेट समझ रहे थे वो कुछ और ही था। इसलिए 81 जल्दी से बाकी सैनिकों की ओर भागा ताकि उन्हें इस बारे में बता सके। इसी दौरान बाकी सैनिकों द्वारा उस आधुनिक प्लेन पर लगाए हुए बॉम्ब्स फटे, पर हैरानी की बात ये थी कि उस प्लेन पर एक खरोच तक नहीं आई,
जिसके अगले ही पल वो प्लेन बदलने लगा और रोशनी से जगमगाता हुआ हवा में उठने लगा। दरअसल वो एक विशालकाय रोबोट जैसी मशीन थी जिसने तुरंत ही एक ब्लू लेजर से सबको स्कैन कर लिया। जिसके अगले ही पल वो लेजर लाल हो गई और एक सैनिक को लॉक करने के बाद उस मशीन ने अपना हथियार निकाला और फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें वो सैनिक और उसके साथी पल भर में खत्म हो गए, जबकि नंबर 7 किसी तरह से छुपकर वहां से भाग निकला। अब उस मशीन ने नंबर 44 को निशाना बनाया, पर सही वक्त पर 81 ने वहां आकर उसकी जान बचा ली। जिसके बाद वो सब तेजी से जंगल की ओर भागे, जबकि वो मशीन लगातार उन पर फायरिंग कर रही थी। तब भागते वक्त रास्ते में एक गहरा गड्ढा आया जहाँ वो रुकने ही वाले थे कि तभी मशीन ने उन सब पर एक बॉम्ब फेंका, जिसके धमाके की वजह से वो सब नीचे गिरे और जंगल के पत्थरों और लकड़ियों से बुरी तरह से टकराते हुए नीचे जा पहुंचे। उनमें से नंबर 57 के शरीर में से एक नुकीली लकड़ी आर पार हो गई और नंबर 7 का पैर भी बुरी तरह से जख्मी हो गया था। ये मंजर देखकर 81 को फिर से अफगानिस्तान के उन दर्दनाक पलों की याद आने लगी। उसने देखा कि उसकी उंगलियां टूट चुकी हैं, पर उसने हिम्मत करके उन्हें वापस अपनी जगह पर सेट कर लिया। जिसके बाद वो तुरंत चीखते हुए नंबर 96 के पास पहुंचा और उसे चुप कराया, ताकि उस मशीन को उनका पता न चल सके। और उन सब ने मिलकर नंबर 57 की मदद की, जिसे लकड़ी चुभी थी, और उसे वहाँ से निकालने की कोशिश में जुट गए। जिसके बाद 81 ने नंबर 7 को एक सुरक्षित कोने में लिटाया, जबकि टीम के बाकी सदस्य अभी भी इसी उलझन में थे कि आखिर वो थी क्या। इसी दौरान उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें उस रेडियो की जरूरत है जो नंबर 111 के पास था, और 81 उसे लेने के लिए तेजी से दौड़ा। मगर जब वो 111 के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कम्युनिकेशंस पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। वहीं उसे एक जवान रेंगते हुए दिखाई दिया जो कि जिंदा था और बुरी तरह से जख्मी था। पर तभी वो खतरनाक मशीन उसके करीब आ पहुंची, जिसने अपनी लेजर उस जवान पर लॉक की और पल भर में उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं नंबर 57 की हालत भी बेहद नाजुक थी। बाकी लोग उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो भी दम तोड़ देता है। तभी 81 तेजी से नीचे लौटा और उसने सबसे कहा कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि वो मशीन हमारा शिकार कर रही है। नंबर 15 अब भी हैरान था कि वो मशीन आखिर है क्या, और 81 के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। पर वो जानता था कि वो मशीन उनके निशानों का पीछा कर रही है। अब 81 ने उस गड्ढे से नीचे एक रस्सी फेंकी और बाकी सब सैनिक एक एक करके वहाँ से नीचे उतरने लगे। पर 96 ने 81 से कहा कि तुम आगे बढ़ो और मैं नंबर 7 को नीचे स्लाइड करने में मदद करूंगा। लेकिन जैसे ही नंबर 7 धीरे धीरे नीचे की ओर सरका, तभी 81 ने अपने कंपास को देखा जो कि गोल गोल घूम रही थी, जिसे देखकर उसे एहसास हो गया था कि वो मशीन उनके करीब आ चुकी है। पर तभी वो मशीन 96 के ठीक पीछे पहुंच गई और उसने एक धमाके के साथ 96 को उड़ाकर खत्म कर दिया। नंबर 7 भी धमाके की वजह से झटके से नीचे आ गिरा, पर 81 ने तुरंत उसका मुंह दबा दिया ताकि कोई आवाज ना निकले। अब जैसे ही 96 की लाश उनके सामने आकर गिरी, मशीन धीरे धीरे चट्टान के किनारे आई और पूरे इलाके को स्कैन करने लगी, और सभी जवान दीवार से चिपककर खुद को छुपाने की कोशिश करने लगे। पर जैसे ही उस मशीन ने चोटी पर आकर चट्टान के बिल्कुल पास वाले हिस्से को स्कैन करना शुरू किया, तो अचानक नंबर 7 का पैर उसकी चपेट में आ गया। जिसके बाद फिर से उस मशीन ने उन सैनिकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया और वो सब तेजी से जंगल की ओर भाग गए, जहाँ मशीन अपने हथियार बदलकर उन पर ढेर सारे बॉम्ब फेंकने लगी। उन्होंने धमाकों से बचने की बहुत कोशिश की, पर इसके बावजूद उन पर धमाकों का असर हो रहा था। लेकिन जैसे तैसे वो लोग उस मशीन से थोड़ा दूर निकलने में कामयाब हो गए और एक खुले मैदान में सांस लेने रुके। 81 वहां तुरंत नंबर 7 के पैर को ठीक करने में जुट जाता है, जिसके दौरान उसे फिर से PTSD का पैनिक अटैक आता है। पर नंबर 7 ने उसका हाथ पकड़कर उसे हौसला दिया कि तुम ये कर सकते हो। तब 81 ने मॉर्फिन मांगा ताकि ट्रीटमेंट के दौरान नंबर 7 को दर्द न हो, पर गिरने की वजह से उनकी सारी दवाइयों की शीशियां टूट चुकी थी। मगर इसके बावजूद नंबर 7 बिना किसी दवाई के ही नंबर 81 को उसका ट्रीटमेंट करने को कहता है। तब नंबर 81 ने हिम्मत जुटाकर उसकी हड्डी सेट की और उस पर बैंडेज बांध दी। पर दर्द के मारे नंबर 7 बेहोश हो गया था, इसलिए उसे एक स्ट्रक्चर पर लेटा दिया गया। लेकिन नंबर 15 इस सबसे बहुत परेशान था, क्योंकि उनका बेस से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। पर तभी 81 ने खुलासा किया कि वो एयरक्राफ्ट उनका टारगेट था ही नहीं। 81 ने उन्हें बताया कि उनका टारगेट तो सिर्फ एक पुराना फाइटर जेट था जिसे मैंने जंगल में देखा था, और अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, और वो है इस इलाके को पार करके उस फिनिश लाइन तक पहुंचना जहां पूरी टीम हमारा इंतजार कर रही होगी। लेकिन नंबर 15 को शक था कि अब शायद कोई फिनिश लाइन नहीं बची होगी, पर 81 जानता था कि आगे बढ़ना ही उनकी आखिरी उम्मीद है। इसलिए उन्होंने अपना फालतू सामान वहीं छोड़ा और जंगलों को चीरते हुए आगे निकल गए। तब रास्ते में उनके सामने एक ऐसी नदी आ गई जिसका बहाव बहुत तेज था, और उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए उस नदी को पार करना ही पड़ेगा।
तब 81 ने सबसे रस्सी निकालने को कहा ताकि वो जिप लाइन बना सके, लेकिन नंबर 44 की रस्सी नंबर 96 इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए उसके पास इस वक्त कोई रस्सी नहीं थी। इस वजह से 81 ने खुद दूसरी ओर जाकर जिप लाइन बनाने का फैसला किया और खुद को रस्सी से बांधकर नदी में कूद गया, जहां पानी की लहरें उसे बार बार धकेल रही थी, पर वो हिम्मत नहीं हारा और तैरता रहा। नंबर 44 ने भी अपनी पोजीशन पर पूरा ध्यान रखा हुआ था, पर इसके बावजूद कुछ ही देर में 81 उनकी नजरों से ओझल हो गया, जिसे देखकर एक पल के लिए सबकी सांसें थम गई, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि 81 डूब गया होगा। पर अगले ही पल 81 सही सलामत नदी के दूसरी ओर से बाहर निकल आया और उसने रस्सी को एक पेड़ के तने से मजबूती से बांध दिया। तब नंबर 15 ने नंबर 7 को अपने पीछे स्ट्रक्चर पर बांधा और रस्सी के सहारे नदी को पार करने लगा, लेकिन जैसे ही वो नदी के बीचों बीच पहुंचे तो स्ट्रक्चर नदी में बंधी हुई गांठ में उलझ गया। 15 उसे ठीक करने के लिए पीछे मुड़ा, पर तभी एक गांठ खुल गई और नंबर 7 रस्सी से हवा में लटक गया। तब तुरंत 81 ने कमान संभाली और रस्सी पर आगे बढ़ा और दूसरी ओर से 44 भी बैलेंस बनाने के लिए आगे आ गई और बाकी जवान रस्सी के भारी दबाव को झेलने की कोशिश कर रहे थे। पर जैसे ही उन्होंने सेंटर तक पहुंचकर नंबर 7 को ऊपर खींचने की कोशिश की, तभी उनका कंपास फिर से अजीब तरह से घूमने लगा, जिसका मतलब साफ था कि वो खतरनाक मशीन वहां आ पहुंची है। उस मशीन ने वहां आकर रस्सी पकड़े हुए जवानों को निशाना बनाया और एक धमाके से उन्हें उड़ा दिया, जिसकी वजह से सबके सब नदी के तेज बहाव में जा गिरे, जहां एक तरफ तो वो मशीन उन पर लगातार हमला कर रही थी और दूसरी ओर पानी का बहाव उन्हें तेजी से खाई की ओर ले जा रहा था। तब इसी बीच 81 का पैर एक रस्सी में फंस गया। वो मशीन भी तब तक नदी के बीचों बीच आकर खड़ी हो गई और उसने उन पर फायरिंग करना जारी रखा। तब जैसे ही वो मशीन 81 पर अपना पैर रखने वाली थी, 81 ने सही वक्त पर चाकू से रस्सी काट दी। मशीन ने निशाना साधा, पर 81 ने डाइव लगाकर अपनी जान बचा ली। इसी दौरान 81 ने देखा कि नंबर 7 पानी में बहता जा रहा है, तो वो तैरकर उस तक पहुंचा और उसे पकड़ लिया, लेकिन इसके बावजूद वो दोनों वाटरफॉल से होते हुए नीचे जा गिरे। पर इसके बावजूद 81 ने नंबर 7 को नहीं छोड़ा। खैर, अब इसके थोड़ी देर बाद बाकी सब जवानों ने वहां पहुंचकर नंबर 81 और नंबर 7 को बाहर निकाल लिया और खुशकिस्मती से वो दोनों अब भी जिंदा थे। पर तभी उन्हें नदी में अपने एक साथी का कटा हुआ सर तैरता हुआ दिखाई दिया। लेकिन इस खौफनाक मंजर को पीछे छोड़कर उन लोगों ने अपना सफर फिर से शुरू किया और एक खुले मैदान में पहुंच गए, जहां उन्हें सार्जेंट्स का बिछाया हुआ एक जाल मिला, यानी कि एक रस्सी जो कि फ्लेयर से बंधी हुई थी, जिसे देखकर 81 को तसल्ली हुई कि उनका बेस अब बहुत करीब है। जिसके बाद उन्होंने थोड़ी हिम्मत जुटाकर फिर से चलना शुरू किया और आखिरकार बेस तक पहुंच ही गए। पर वहां का मंजर देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो पूरा बेस अब तबाह हो चुका था। उन्हें लगा कि ये तबाही उस मशीन ने मचाई है। पर नंबर 15 हैरान था कि वो मशीन उनके पीछे होते हुए यहाँ तक उनसे पहले कैसे पहुँच गई। तभी उनकी नजर गिरे हुए टावर पर पड़ी और उन्हें समझ आया कि कम्युनिकेशन क्यों ठप हो गए थे। 81 ने पूरे इलाके का जायजा लिया, जिससे उसे पता चला कि मशीन पहाड़ों को चीरते हुए यहाँ से गुजरी है। उसे यह एहसास हुआ कि ये वही एस्टेरॉइड्स हैं जिनका जिक्र न्यूज में हुआ था। ये जो कुछ भी है इस प्लेनेट का तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन तभी अचानक उन्हें किसी के कराहने की आवाज आती है। वो सार्जेंट था जो पूरी तरह से आग से झुलस चुका था और देखते ही देखते उसने दम तोड़ दिया। इस तबाही के बीच 81 की नजर एक टैंक पर पड़ी और उसने उसे तुरंत ठीक करने का फैसला कर लिया। पर ये देखकर नंबर 15 ने गुस्से में चीखते हुए 81 से कहा कि हम तुम्हारी तरह इमोशनलेस नहीं हैं। तुम्हें थकान नहीं होती क्योंकि तुम एक हीरो हो, पर हम सब आम इंसान हैं। लेकिन ये सुनकर 81 ने गुस्से में जवाब दिया कि मैं कोई हीरो नहीं हूँ। सच तो ये है कि मैं कभी अपने भाई को लेकर बेस तक पहुँचा ही नहीं था। मेरी आंख हॉस्पिटल में खुली थी और तब मुझे पता चला था कि मेरा भाई बेस से 100 गज की दूरी पर ही अपना दम तोड़ चुका था। वो जिंदा रह सकता था, पर मेरे बेहोश होने की वजह से उसने दम तोड़ दिया। इसलिए हमें हर हाल में टैंक शुरू करके वापस स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचना होगा, ताकि हम बाकी लोगों को इस खतरे से आगाह कर सके। लेकिन इस सब के बाद जब वो टैंक के पास पहुंचे तो वो टैंक बुरी तरह से फंसा हुआ था। 81 ने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, पर इससे भी बात नहीं बनी। मगर तभी 15 अपनी पुरानी नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ा और उसने इंजन ठीक कर दिया। जिसके बाद उन्होंने टैंक को रस्सी से बांधा और सबने मिलकर उसे निकालने में पूरी जान लगा दी, जिससे आखिरकार वो टैंक बाहर निकल ही आया। तब नंबर 44 को टैंक के अंदर से कुछ खाना मिला, जिसे उसने सब में बांट दिया। लेकिन जैसे ही वो सब नंबर 7 को टैंक के अंदर चढ़ाने लगे, उनके पीछे एक फ्लेयर आसमान में चमकी, जिससे उन्हें समझ आ गया कि वो मशीन अब उनके बहुत पास है। इसी दौरान उन्हें पता चला कि उस टैंक में गोलियां ही नहीं हैं। तब 15 तुरंत गोलियां लेने के लिए दौड़ा और उसे बारूद मिल भी गया। पर तब तक वो मशीन वहां पहुंच चुकी थी, जिससे बचने के लिए 15 तेजी से टैंक की ओर भागा। मगर उसके टैंक तक पहुंचने से पहले ही मशीन ने उसे गोली मारकर खत्म कर दिया। लेकिन मरते मरते उसने गोलियां टैंक के अंदर फेंक दी थी। तब नंबर 44 ने तेजी से एक्सेलरेटर दबाया और धमाकों के बीच से होता हुआ उनका टैंक आगे निकल गया। उन्होंने 15 की दी हुई
गोलियां सेट करके मशीन पर फायरिंग भी शुरू कर दी, पर उस मशीन को उनके किए गए हमलों से कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए 44 ने तेजी से टैंक को मोड़ा, जिसके अंदर बैठे लोग इधर उधर उछलने लगे और मशीन की लगातार फायरिंग से टैंक के अंदर आग भी लग गई थी। तब उन्होंने किसी तरह वो आग तो बुझा ली, पर टैंक का मजबूत आर्मर अब बुरी तरह से टूटने लगा था। लेकिन तभी वो मशीन थोड़ी धीमी पड़ गई और वो लोग तेजी से आगे निकल गए। पर जल्दी ही 81 को समझ आ गया कि वो मशीन सिर्फ उन पर बॉम्ब फेंकने के लिए ही रुकी थी। जिसके बाद उनके टैंक पर एक के बाद एक धमाके होने लगे, पर 44 किसी तरह उनके बीच से रास्ता निकालती रही। इसी बीच मशीन ने लगभग 100 और बॉम्ब्स उनकी ओर फेंक दिए, जिनसे टैंक अपना संतुलन खो बैठा और चट्टान के किनारे से पलटता हुआ नीचे गिर गया। लेकिन 44 ने टैंक को संभालने की पूरी कोशिश की और वो इस कोशिश में कामयाब भी हो गई। खैर, अब वो लोग काफी दूर निकल आए थे और उन्हें वो मशीन कहीं दिखाई नहीं दे रही थी और 81 को लगा कि शायद वो मशीन पीछे छूट गई है, मगर वो मशीन ठीक उनके ऊपर थी और अचानक उनके सामने आ धमकी। और इस बार उस मशीन ने अपना चेहरा खोला और एक बेहद शक्तिशाली ब्लू लेजर बीम फायर की। सैनिक भी टैंक को तेजी से वहां से निकालने की कोशिश करने लगे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मशीन अब गुस्से में है। इसलिए उन्होंने अपनी गन्स निकाली और मशीन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके दौरान मशीन के हमले से एक जवान का हाथ धमाके में उड़ गया। 81 ने अब मशीन पर ग्रेनेड्स दागे, जिससे मशीन पर आग लग गई, पर इसके बावजूद उस मशीन पर कोई असर नहीं हुआ। उनका टैंक अब लगभग आधा तबाह हो चुका था, पर फायरिंग अब भी जारी थी। इसी अफरा तफरी में 81 के लिए नंबर 7 को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था और आखिरकार नंबर 7 उसके हाथ से छूट ही गया। तब 81 ने पहाड़ की चट्टान पर ग्रेनेड मारा ताकि पत्थर गिराकर मशीन को दबा सके। जिसके बाद वो 44 को टैंक को मोड़ने के लिए कहने लगा, पर 44 तो पहले ही दम तोड़ चुकी थी। जिसके अगले ही पल टैंक एक जोरदार धमाके के साथ फट जाता है। 81 को जब होश आया तो वो पूरी तरह से जख्मी था और उठकर देखने पर उसे पता चला कि उसके सारे साथी मारे जा चुके हैं। तब उसने चट्टान के पास जाकर उस मशीन को ढूंढने की कोशिश की, पर उसे सिर्फ उसका एक कटा हुआ हाथ मिला। और जब उसने पीछे मुड़कर देखा कि मशीन जिंदा है और आसमान की ओर तेज रोशनी भेज रही है, तो एक चट्टान के पीछे छुपे हुए 81 को एहसास हुआ कि वो मशीन किसी से संपर्क करने की कोशिश कर रही है। इसी बीच उसे थोड़ी दूरी पर नंबर 7 दिखाई दिया, जिसके पास जाने पर पता चला कि नंबर 7 अब भी जिंदा है। तब 81 ने उसे उठाने की कोशिश की, जबकि मशीन ने अब सिग्नल भेजना बंद कर दिया था और वो मशीन गिरे हुए टैंक को स्कैन करके उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। लेकिन ऐसा करने के बाद जैसे ही मशीन ने धीरे धीरे नीचे आना शुरू किया, तो 81 नंबर 7 को घसीटते हुए वहां से भाग निकला। इसी दौरान तेज बारिश शुरू हो गई और कीचड़ भरे जंगल में नंबर 7 को ले जाना 81 के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। 81 अब थक चुका था और हिम्मत भी हार चुका था, इसलिए वो ये सोचकर वहीं लेटकर रोने लगा कि वो एक बार फिर से नाकाम हो गया है। मगर इसी बीच नंबर 7 को होश आ गया और उसने 81 को बताया कि मैं पहले से ही जानता था कि तुम कौन हो। दरअसल नंबर 7 81 के भाई का दोस्त था और 81 का भाई हमेशा यही कहता था कि वो अपने बड़े भाई के साथ रेंजर बनना चाहता है। नंबर 7 ने 81 को ये बात बताने की कोशिश भी की थी, पर 81 ने कभी उससे बात ही नहीं की। तब ये सब सुनकर 81 ने नम आंखों से बस इतना कहा कि मुझे लगा था अगर मैं अपने भाई के लिए फिनिश लाइन तक पहुंच गया तो शायद मैं चैन से मर पाऊंगा। दरअसल 81 को लगता है कि उसने सिर्फ अपने भाई को ही नहीं बल्कि सबको धोखा दिया है, पर नंबर 7 ने उसे समझाया कि उसने अब तक हार नहीं मानी और लड़ते रहना नाकामयाबी नहीं होती। तब उनकी इन्हीं बातों के दौरान उनकी नजर फिर से उस मशीन पर पड़ी जो अभी भी उन्हें स्कैन कर रही थी। लेकिन जब 81 ने ध्यान से देखा तो उसे समझ आया कि मशीन के सर से लगातार धुआं निकल रहा है, तो जरूर वो उसका वेंटिंग सिस्टम होगा। तब पास ही उसे एक बिल्डर्स फैक्ट्री दिखाई दी और उसके दिमाग में एक प्लान आ गया, जिसको अंजाम देने के लिए वो नंबर 7 को एक पेड़ के सहारे छोड़कर फैक्ट्री की ओर निकल गया। तब इंजन रूम में पहुंचते ही उसने लाइट्स ऑन की, जहां उसे कुछ डायनामाइट और फ्लेयर गन मिली। उसने पूरी फैक्ट्री की फ्लड लाइट्स जला दी ताकि मशीन का ध्यान भटकाया जा सके, लेकिन अब भी उसे रॉक कैरियर का एक्सेस नहीं मिल रहा था। मगर थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद उसे एक रिमोट मिला जो चट्टानों को कंट्रोल कर सकता था। उधर पेड़ के पास लेटा हुआ नंबर 7 मौत को अपने करीब महसूस कर रहा था, लेकिन तभी 81 ने फ्लेयर गन चला दी, जिससे तुरंत वो मशीन फैक्ट्री की ओर मुड़ गई। अब मशीन ने वहां पहुंचकर फिर से स्कैनिंग शुरू कर दी, पर उसे अंदाजा भी नहीं था कि ठीक उसके नीचे डायनामाइट्स लगे हुए हैं। तब एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे वो मशीन लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ी। इसी बीच 81 एक भारी भरकम बुलडोजर लेकर गैराज से बाहर निकला और पूरी ताकत से मशीन से भिड़ गया और उसे धकेलते हुए दीवार के पीछे ले गया। तब मौका मिलते ही 81 ने रिमोट का बटन दबा दिया और ऊपर से छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े मशीन के ऊपर गिरने लगे और उन गिरते हुए पत्थरों ने अब मशीन के बेंट को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। बुलडोजर भी और दबाव नहीं झेल पा रहा था और वो मशीन भी अब अंदर से हीट अप होने लगी थी। तब गर्मी की वजह से मशीन गलत दिशा में फायरिंग करने लगी, जिसकी वजह
वजह से एक टावर टूटकर बुलडोजर के ऊपर जा गिरा, मगर सही वक्त पर 81 बुलडोजर से कूद गया और देखते ही देखते वो मशीन ओवरहीट होकर एक भयानक धमाके के साथ फट गई। अब भले ही उस खतरनाक मशीन ने दम तोड़ दिया था, पर उसके धमाके की वजह से उसमें रखे बाकी बॉम्ब्स में भी आग लग गई थी। तब 81 तेजी से दौड़ा, चट्टान पर चढ़ा और उसने ठीक उसी वक्त छलांग लगाई जब पूरी फैक्ट्री एक भयानक धमाके के साथ उड़ गई। खैर, अब इसके अगले दिन 81 नंबर 7 को अपने कंधों पर उठाकर बेस तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है, जहां मेडिक्स तुरंत आकर नंबर 7 को ले जाते हैं। पर तभी 81 ने देखा कि पूरे बेस पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। वहां उसे सार्जेंट मिले जिन्होंने नंबर 81 को बताया कि ये मशीन्स दुनिया भर में हर जगह फैल चुकी हैं। उन्होंने कहा कि हमने पहली वेव को तो किसी तरह से रोक लिया है, पर अब दुनिया पर एक बड़े हमले का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ऐसी और भी मशीन्स धरती की ओर बढ़ती चली आ रही हैं और किसी को नहीं पता कि ये मशीन्स क्या चाहती हैं और कहां से आई है। अब इसके थोड़ी देर बाद सार्जेंट ने 81 को अपने पास बुलाकर हैरानी से पूछा कि ये मशीन्स आसानी से नहीं मरती, तो तुमने अकेले उस मशीन को कैसे ढेर कर दिया। जिस पर 81 ने उन्हें पूरा मामला समझाया कि इन मशीन्स का वेंटिंग सिस्टम बंद करने पर वो अंदर ही अंदर दम तोड़ देती हैं, और सार्जेंट ने कहा कि उसकी ये जानकारी अब कई लोगों की जान बचाएगी। इसके साथ ही सार्जेंट ने उसे रेंजर का बैज देते हुए कहा कि अब तुम भी हम में से ही एक हो। जिसके बाद सभी सैनिकों को इकट्ठा किया गया और 81 ने उन्हें अपनी जीत की दास्तान सुनाकर मोटिवेट किया। इसी मोटिवेशन के साथ सभी रेंजर्स चॉपर्स में सवार होकर इस अनचाहे युद्ध को लड़ने के लिए निकल पड़े और नंबर 81 भी इस युद्ध का हिस्सा बन गया। तो आखिरकार सार्जेंट से रेंजर का बैज हासिल करके नंबर 81 ने न सिर्फ अपनी काबिलियत साबित की, बल्कि पूरी दुनिया को इन खतरनाक मशीन से लड़ने की एक नई उम्मीद भी दे दी। एक ऐसा सोल्जर जो जंग के मैदान में नया था, वो मानव जाति की आखिरी ढाल बन चुका है। लेकिन एक सोल्जर के लिए जंग तब और भी खौफनाक हो जाती है जब दुश्मन कोई मशीन नहीं बल्कि खुद वक्त बन जाए, जहां हर मौत पर कहानी खत्म नहीं होती बल्कि दोबारा उसी नर्क से शुरू हो जाती है। मेजर विलियम केज एक ऐसा ऑफिसर था जो कभी मैदान जंग में उतरा ही नहीं था, लेकिन अब उसे धरती के सबसे खतरनाक एलियन यानी के मिमिक्स के खिलाफ लड़ने के लिए जबरदस्ती जंग के मैदान में उतार दिया गया है। केज कोई हीरो नहीं है, बल्कि वो मौत से बहुत डरता है, लेकिन एक नीले एलियन का खून उसके शरीर में मिलते ही वो एक टाइम लूप में फंस जाता है और अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है हर रोज मरना, हर बार सीखना और रीटा वटास्की की मदद से उस मास्टरमाइंड ओमेगा तक पहुंचना जो वक्त की डोर थामे बैठा है। और ये नहीं देखा तो समझो कुछ नहीं देखा। तो क्या एक डरपोक ऑफिसर बार बार मरकर दुनिया का सबसे बड़ा सर्वाइवर बन पाएगा? ये जानने के लिए स्क्रीन पर दिख रही राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें और देखें ये दिमाग घुमा देने वाली कहानी। और अगर कुछ और देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर लो। तब तक मैं चला आपके लिए ऐसी ही एक और वीडियो बनाने। सो बाय बाय।